हेलो क्लास बच्चों, हम राजनीतिक विज्ञान में सामाजिक की जो आपकी आज मैं क्लास ले रही हूँ वो चैप्टर हम कल स्टार्ट कर चुके हैं। बच्चे, इसमें आपकी जो बुक्स हैं उसमें जो एक बुक्स है आपकी जो राजनीतिक विज्ञान की है, ठीक है, उसमें जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, उसका हम एक पोर्शन ले चुके हैं पिछले वीडियो में, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम सत्ता की साझेदारी, जिसका अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से उसको समझा रही हूँ। देखिए, सत्ता की साझेदारी ये कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ संभव है? लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र का मैंने बताया था अन्य नाम भी है, प्रजातंत्र भी है, जनतंत्र भी है, ठीक है, डेमोक्रेसी इसका हम कहते हैं। तो प्रजातंत्र का तात्पर्य क्या है कि भाई जिसकी जो मुख्य विशेषता है कि जनता का शासन होता है, ठीक है, जनता के लिए होता है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि जो दलों के होते हैं उनको मनपसंद जिनको चाहती है, वो जिस पार्टी को चाहती है उसके प्रतिनिधि को चुनती है, उसको अपना वोट देती है, मताधिकार, और फिर जो बहुमत प्राप्त दल होता है वो अपनी सरकार बनाता है। तो जहाँ चुनाव के दौरान अपने प्रतिनिधियों को चुन करके सरकार बनाई जाती है उसे प्रजातंत्र कहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जो कही गई है वो अब्राहम लिंकन की, अब्राहम लिंकन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, मतलब लोगों की सरकार लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है और लोगों के हित के लिए ही कार्य करती है, उसे प्रजातंत्र कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सत्ता की साझेदारी है इसका तात्पर्य है शेयरिंग जो हो रही है, पावर की शेयरिंग। ठीक है, जो सत्ता है उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, हम भी से तात्पर्य नागरिक जो उस देश में रह रहे हैं। और कैसे इन्वॉल्व हैं? क्योंकि उन्होंने, जनता ने ही सरकार बनाई है, तो उसका भी वहाँ पर क्या हो गया, पावर में शेयरिंग का अर्थ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर में क्या होगी, जनता की शेयरिंग होगी, मतलब जनता ने ही जिताया है। तो ये क्या है सत्ता की साझेदारी? एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है, एक ऐसा तरीका है जिसमें देश में रहने वाले सभी लोगों को होता, बच्चों देश के भीतर ही, ऐसा नहीं कि आज अपने देश में चुनाव हो रहे हैं तो बाहर से आकर के कोई चुनाव में वोट दे रहा है। आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो योग्यताएं होती हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, जो वोट डालते हैं, कि वो भारत के नागरिक हों। ठीक है, तो देश में रहने वाले सभी लोगों को जब शासन की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, यहाँ पे भागीदार की जगह अपन हिस्सेदारी भी कह सकते हैं, साझेदारी भी कह सकते हैं। ठीक है, जब उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि उनको ये महसूस ना हो कि वो देश में होकर के भी देश के नहीं हैं, मतलब देश में रह करके वो अनजान नहीं है, या उनमें जो है बेगानापन ना महसूस हो, उनको ऐसा ना लगे कि भाई हम तो देश के लिए हैं ही नहीं, देश में हमारी कोई महत्व ही नहीं, स्थिति नहीं। यहाँ पर जैसे हम एक परिवार में देखते हैं, परिवार में कोई भी निर्णय होता है तो सभी लोगों को शामिल किया जाता है, सब लोगों की राय ली जाती है। अगर किसी से न पूछा जाए तो उसको लगता है कि हम परिवार के लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। तो यही स्थिति एक देश के लिए होती है। देश भी अपना क्या है, घर है, तो उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उस घर के सदस्य माने जाते हैं। जैसे पहले मैंने कहा था आपको, प्रजा के लिए जो है राजा, ठीक है, राजा प्रजा का जो संबंध होता था, अब वो क्या हो गया, सरकार और नागरिक का संबंध हो गया। तो जैसे एक राजा के लिए प्रजा उसके संतान के समान होती है, वैसे सरकार का कर्तव्य है कि देश में रहने वाले सभी लोग जो उस देश के रह रहे हैं उसमें उनको निर्णय में भागीदार बनाया जाए। तो यहाँ पर कोई बेगानापन महसूस ना हो उनको, वो अपने आप को देश से अलग ना समझें। ठीक है, उनमें आपस में कोई ऐसी स्थिति ना हो कि वो अपने आप को अकेला महसूस करें, तो इसके लिए साझेदारी होना आवश्यक है। अब यहाँ पर हम एक बात करेंगे जो पहले भी की थी हमने, बहुसंख्यकवाद। हर देश में कोई ना कोई एक वर्ग ऐसा होता है, या एक कोई धर्म के आधार पे कह लें, या जाति के आधार पे कह लें, या भाषा के आधार पे कह लें, जो बहुसंख्यक होता है किसी भी देश में। और कुछ लोग होते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो देश में कम संख्या में होते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि कोई ना कोई एक वर्ग ज़्यादा होगा और एक वर्ग जो होगा वो कम होगा, या कई वर्गों को मिलाकर के अपन दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों बराबर से चल रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनके आपस में कोई टकराव नहीं है हितों में, एक दूसरे की वो इच्छाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिक्कत कब होती है कि भाई विभाजन तो है ही,
हर देश में विभाजन होते हैं, पर विभाजन में जब किसी एक गुट के साथ जो है उसकी अवहेलना की जाने लगे, उसकी इच्छाओं को, उसकी मांगों को ना देखा जाए, अनदेखी की जाए, उसके साथ कोई बेगाना से व्यवहार किया जाए, तो क्या होता है, फिर विभाजन में अलग अलग समूह बन जाते हैं। और ये समूह फिर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, उनमें टकराव की स्थितियाँ हो जाती हैं, क्योंकि पक्षपात होने लगता है। तो अगर इसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है, सरकार भी ऐसा रुख करने लगती है कि एक ही वर्ग की ओर ध्यान दे रही है, एक वर्ग की ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपन कहते हैं बहुसंख्यकवाद, कि जब बहुसंख्यक लोग अपनी मनमर्जी करने लगते हैं और अल्पसंख्यकों की इच्छाओं की, उनकी मांगों की अवहेलना करने लगते हैं, या उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है, और सरकार भी जब ये कार्य करने लगती है कि वो एक ही पक्ष का साथ देने लगती है, तो यहाँ पर हो जाता है बहुसंख्यकवाद। तो हम इसी में देखेंगे कि भाई बहुसंख्यकवाद में कमियाँ क्या होती हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 2 देशों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए पहले हम इसके बेस को तैयार कर रहे हैं कि आपको ये अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, तब हम जब देश की स्थितियाँ देखेंगे कि किस देश में क्या हुआ, तो उससे आपको सही स्थिति समझ में आ जाएगी। कमियाँ क्या होती हैं, अगर यहाँ क्वेश्चन आता है कि बहुसंख्यकवाद की कमियाँ बताइए, या खामियाँ बताइए, या दोष बताइए, या गुण बताइए, तो कमियाँ ये होती हैं कि उस देश में भाषा के आधार पर किसी एक वर्ग को ही ज़्यादा प्रमुखता दी जाने लगती है। मतलब वो लोग अपने ही भाषा के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उनको ही हर कार्य में प्रथम अवसर दिया जाता है। ठीक है, रोज़गार के क्षेत्र में भी ये होता है। रोज़गार के मामले में अगर उनके वर्ग के लोग हैं जो वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, तो उन्हीं को आगे बढ़ने का प्रयास करना, उन्हीं को आगे अवसर देना, अल्पसंख्यकों का कोई अहमियत ही नहीं होना वहाँ पर, उनकी अवहेलना करना। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही है, चाहे विश्वविद्यालय में हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस में हो, कहीं पर भी हो, अगर एडमिशन प्रवेश की प्रक्रिया चल रही तो भी उसमें पहले जो बहुसंख्यक है उन लोगों को ही जो है आगे बढ़ने का मौका देना, उनको ही पहले हक देना, उनको ही अधिकार देना, तो ये सब क्या है, गलत है। फिर धर्म के आधार पर भी ये भेदभाव कि धर्म के लोग हैं उनके, वो बहुसंख्यक है तो उनको ये सब आगे बढ़ने के अवसर देना, तो ये क्या होती है, इसकी कमियाँ हो जाती हैं बहुसंख्यक। देखिए, बहुसंख्यक होना या अल्पसंख्यक होना मायने नहीं रखता है, बात ये होती है जब बहुसंख्यक लोग अपने बहुसंख्यक होने का फ़ायदा उठाने लगते हैं। ये एक मान्यता है, एक मान्यता चली आ रही है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं वो कोशिश करते हैं अगर कि हम अपनी ही मनमर्जी चलाएं, तो उस देश में फिर बहुसंख्यकवाद की स्थिति हो जाती है। ये हर देश में नहीं हम कह रहे हैं, पर एक लोकतंत्र में अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर लोकतंत्र नहीं होता है, फिर वहाँ पर बहुसंख्यकवाद की स्थिति हो जाती है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, अगर ये कमियाँ हम देख रहे हैं तो प्रभाव क्या होगा कि देश के भीतर क्या होता है, गुटबाजियाँ हो जाती हैं, विभाजन का खतरा हो जाता है। इसका असर किस पे पड़ता है, देश की एकता पे पड़ता है, क्योंकि देश में गृह युद्ध के हालात हो जाते हैं, सरकार विरोधी तत्व जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सरकार से मांगे होती हैं और सरकार मांगों को सुन नहीं रही है, तो आपसी संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं, देश में अशांति का वातावरण हो जाता है, आपसी टकराव की, मतलब सब तरह से अपन देखें तो नकारात्मक चीज़ें वहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जब विभाजन बढ़ता जाता है, ये आपस में उनके जो है हितों में टकराव होना शुरू हो जाता है, गृह युद्ध की स्थितियाँ हो जाती हैं। तो मैंने आपको गृह युद्ध का अर्थ बताया था कि गृह युद्ध में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है जैसे देश के भीतर ही लड़ाई छिड़ गई हो, हिंसक लड़ाई, मतलब युद्ध छिड़ गया हो, तो ये स्थितियाँ भी, ये गृह युद्ध होना किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता, फायदेमंद नहीं होता, इसमें देश के रहने वाले नागरिकों का ही नुकसान होता है, और जब इस तरह की स्थितियाँ पनपती हैं तो दोनों पक्षों का नुकसान होता है। नतीजे तो बाद में निकलेंगे, कौन जीता कौन हारा है जो भी है, जैसे युद्ध में होता है, पर युद्ध में जब निर्णय होता है उसके पहले दोनों पक्षों का भरपूर नुकसान हो चुका होता है। तो ये देश जो होता है अन्य देशों से इसके संबंध टूट जाते हैं, आर्थिक रूप से वो देश पिछड़ जाता है, उसके आर्थिक सामाजिक संबंध भी जो होते हैं सब वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो ये स्थितियाँ वहाँ पर हो जाती हैं। इसलिए अगर इसको रोकना है तो क्या होना चाहिए, सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। तो हम बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं कि साझेदारी होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि साझेदारी से बहुत सारे लाभ हैं। जो हमने यहाँ पे कमियाँ देखी उनको अगर सुधार लिया जाए तो साझेदारी से लाभ हो जाएंगे। वो लाभ क्या होते हैं भाई, देश की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि हर नागरिक को देश के प्रति अपनापन लगता है कि हाँ भाई सरकार हमारी भी सुन रही है, भले ही हम संख्या में कम हैं तो सरकार को हमारे हितों की परवाह है।
वो हमारे लिए कार्य कर रही है, हमारे हितों को नज़रअंदाज नहीं कर रही है, हमारी अवहेलना नहीं हो रही है, हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुना जाता है। तो इससे क्या होता है, एक अपनत्व की भावना, देशप्रेम की भावना होती है, जिससे देश का विकास होता है, देश मजबूत होता है। ठीक है, आपसे संघर्ष की संभावना नहीं रहती है, तो देश में प्रगति के अवसर भी क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा। तो इसका मतलब हम टोटल एक बात पे आ जाते हैं कि साझेदारी होनी चाहिए, जो लोकतंत्र का मूल मंत्र है। बुनियादी सिद्धांत में हमने देखा कि जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं शक्ति, राजनीतिक शक्ति में, ठीक है, वो देश आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब हम सब इसी बात को मानते हैं कि हाँ, सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये सब मानते हैं कि होनी चाहिए। तो इसके लिए लोग अपने अपने तरीके से अपने विचार रखते हैं, तर्क जिसको हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, ये तो तय है। इसके पीछे लोग अपनी जो बात रख रहे हैं, तर्क दो तरीके से, कल मैंने आपको बताया था, युक्ति परक, इसमें एक दूसरा तर्क है नैतिक तर्क। दो तर्क हैं, युक्ति परक तर्क और नैतिक तर्क। युक्ति परक तर्क में क्या होता है, लोगों की भागीदारी होती है शासन व्यवस्था में, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, सभी लोग मिलजुल करके देश के विकास में भागीदार होते हैं। देश को सत्ता में लाने में, जो भी सरकार होती है उसको लाने में भागीदारी होती है उनकी। कोई टकराव की स्थितियाँ नहीं होती है, आपस में कोई पक्षपात नहीं होता है। ये जो विविधताएं होती हैं विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, भाषा के आधार पर, उनमें भी आपस में कोई संघर्ष नहीं होता है, कोई टकराव नहीं होता है, क्योंकि सरकार इसलिए नहीं होने देना चाहती है। सरकार सबको आगे बढ़ने का मौका देती है। तो ये युक्ति परक तर्क, क्योंकि हानि और लाभ का अंदाज़ा लगा करके जब कोई निर्णय लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं युक्ति परक तर्क। और नैतिक तर्क में क्या होता है कि भाई देखो, नैतिकता तो यही कहती है कि देश में रहने वाला नागरिक जो भी है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसको आगे बढ़ने के अवसर देना, उसके साथ कोई भेदभाव ना करना। तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण न्याय मिलता है, ठीक है, किसी प्रकार के उनके हितों की अनदेखी नहीं होती है, उनकी मांगों की अवहेलना नहीं की जाती है। तो देश में क्या होता है, शांति का वातावरण भी बना रहता है। तो ये इस तरह की स्थितियाँ जो होती हैं वो देश में आ जाती हैं। तो ये दो तर्क यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे आता है कि ये सत्ता की साझेदारी है, इसके और रूप भी हैं। तो ये रूप कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, तो इसको अगर अपन यहाँ पे देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अपन इस तरह से इसको देखेंगे। इतना बच्चा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं साझेदारी के जो रूप हैं। तो रूप में देखो बच्चों, पहले तो आता है एक, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्षैतिज वितरण, दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, अभी पहले दो समझेंगे, चार है इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्षैतिज वितरण जो मैं आपको कल भी समझा चुकी हूँ, उसको फिर से समझा रही हूँ कि जब शासन के विभिन्न अंग जो होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में जब सत्ता का बंटवारा हो जाता है, ये अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए, जब अपने सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी शक्तियों का जो है वो उपयोग करती हैं, पर एक दूसरे के ऊपर ये परस्पर निर्भर भी रहती हैं और अपनी सीमाओं पर रहते हुए कार्य करती है। तो एक नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बन जाती है। तो ये क्षैतिज वितरण में सरकार के, शासन के अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण में बच्चे उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक के जो सरकारें होती हैं, चाहे अपन उसमें कह लें केंद्र सरकार, उससे छोटी राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तो तीन सरकारों के बीच में जो है यहाँ पर आपस में क्या होता है, सत्ता का, पावर का बंटवारा हो जाता है। फिर एक वितरण और होता है बच्चों कि जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह होते हैं, इनके बीच में भी सत्ता का बंटवारा, चाहे धार्मिक समूह हो चाहे भाषाई समूह हो, ठीक है, इनके बीच में भी क्या होता है, सत्ता का बंटवारा हो जाता है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा। और एक होता है विभिन्न प्रकार के जो हित समूह होते हैं, दबाव समूह, हित समूह और दबाव समूह, जो सरकार पर अपनी मांग पूरी करने के लिए दबाव डालते हैं, उनके बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है। तो अब मैं आपको ये चारों पॉइंट एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये है कि सत्ता की साझेदारी जो है, इसके रूप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया बच्चों, यहाँ पे पहला रूप है क्षैतिज वितरण, जिसमें भारतीय संविधान में शक्ति का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के भीतर जो है वितरण किया जाता है। शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहते हैं।
दूसरा मेथड हमने देखा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है उसे, जैसे केंद्र सरकार होती है उच्च स्तर पे, फिर उसके बाद राज्य सरकार और फिर अन्य सरकारें जो होती हैं स्थानीय सरकार के रूप में, तो उनके बीच में अलग अलग इसको जो है शक्तियों में बांट दिया जाता है, उसको ये अपन कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। तीसरा वितरण जो भी मैंने बताया आपको, कई सामाजिक समूह होते हैं जैसे धार्मिक समूह है, भाषाई समूह है, जातीय समूह है। इन समूहों के बीच में भी जब सरकार का जो है बंटवारा कर दिया जाता है। बच्चों कई देशों में, जब एक उदाहरण इसमें आएगा आपके इस चैप्टर में, बेल्जियम का, यहाँ पर इस तरह की एक सामुदायिक सरकार थी जो अपने ही समुदाय के लिए, मैंने आपको कल बताया था उसमें, सामुदायिक सरकार जो किसी एक समुदाय विशेष की होती है और वो सरकार भी उन्हीं के लिए कार्य करती है, उन्हीं के हित के लिए, उन्हीं की संस्कृति को आगे बढ़ाना, इसके लिए कार्य करती है। तो तीसरा जो रूप है इसका वो है सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा। और फिर अंत में आता है बच्चों राजनीतिक दलों और दबाव समूह। इस समूह जो दबाव समूह होते हैं और राजनीतिक दल, इनके बीच में जब सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह होते हैं। ये सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं, दबाव बनाते हैं। सरकार के ऊपर अगर उचित मांगी होती है तो सरकार उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करती है, आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से दबाव समूह के बीच में भी विभिन्न प्रकार से जो सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, तो उसे भी एक सत्ता की साझेदारी का रूप भी माना जाता है। तो आज बच्चों हमने यहाँ तक इसको समझा, जिसमें हमने प्रजातंत्र का अर्थ देखा, बहुसंख्यकवाद का देखा, फिर उसकी खामियां देखी, उसका प्रभाव देखा, फिर हमने साझेदारी के तर्क देखे, दो प्रकार के तर्क हैं, युक्तिपरक, नैतिक तर्क, और फिर हमने ये सत्ता की साझेदारी के रूप जो क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक समूह के बीच में, और अंत में हित समूह और राजनीतिक दलों के बीच में विभाजन हो रहा है। किसका? सत्ता का विभाजन हो रहा है। अगले वीडियो में बच्चों अपन लेंगे दो देशों के बारे में जो इससे संबंधित है। साझेदारी एक देश में हुई तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव रहा, और एक देश में साझेदारी नहीं की गई तो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थितियाँ आ गई। तो अगले इसमें अपन दो देश के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एक तो है श्रीलंका, आपको पता है सभी को श्रीलंका कहाँ पर है, भारत के दक्षिण में एक छोटा द्वीपीय देश है, ठीक है, हिंद महासागर में। और एक देश पढ़ेंगे अपन बेल्जियम, जो यूरोप का एक देश है, छोटा सा है। उस छोटे से देश ने किस तरह से एक समझदारी का निर्णय लिया, एक कदम उठाया जिससे उस देश में शांति बनी रही, क्योंकि वहाँ पे क्या किया गया था, सत्ता की साझेदारी की गई थी। यहाँ नहीं की गई थी तो यहाँ देश गृह युद्ध की आग में जलता रहा, और यहाँ पर ये नौबत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से सुनना है, वीडियो समझना है, और फिर मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी उसको आपको क्वेश्चंस को कॉपी में करना है, ठीक है।